जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप रेलवे एग्जाम की किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप चाहे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी या ग्रुप डी या एएलपी, यानी कि रेलवे में किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये जो टॉपिक है रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि पिछले 15 सालों से सभी तरह के रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार और निरंतर रिपीट हो रहे हैं, तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टॉप 30 जीके आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा जो कांड है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे दोस्तों, पहले इसका आंसर जानेंगे। तो ये रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? रेलवे में लोगों को जलाए जाने के कारण, यानी कि 27 फरवरी 2002 को, ठीक है, कब दोस्तों? 27 फरवरी 2002 को क्या हुआ था? साबरमती एक्सप्रेस थी, ठीक है, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसमें 59 कितने 59 जो कार सेवक थे दोस्तों, उनको क्या हुआ? जिंदा जला दिया गया था, ठीक है, इसलिए गोधरा कांड प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर जो मेला है बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, तो ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले में। कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर जिले, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, स्टील उत्पादन के लिए, ठीक है, ये भारत की एक ही बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, स्टील उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। तो सेल की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत जो क्रांति है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है दूध से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे, किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। एक चीज और, जो ये श्वेत क्रांति है इसे और किस नाम से जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन लिख के आता है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति ये एक ही चीजें हैं, ठीक है। कई बार लिख के आता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध से ही है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जब हुई थी दोस्तों, तो वर्ष 1970 चल रहा था, यानी कि 1970 में फ्लड जो है ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी या श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, दूध को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, याद रखिए, यानी कि दूध का जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सार्स। सार्स क्या है दोस्तों? सार्स से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांस से जुड़ी हुई एक बीमारी समझ सकते हैं इसको, ठीक है, ये एक ट्रिक समझ लीजिए आप कि सांस क्या है? ये सांस से जुड़ी हुई एक बीमारी है, ठीक है, यानी कि अगर सांस से कोई जुड़ी हुई बीमारी है तो वो दोस्तों किससे फैलती है? वो विषाणु द्वारा फैलती है। जैसा कि आपने देखा होगा कोरोना वायरस जब हुआ था वो भी एक तरह की सांस की ही बीमारी थी, जो कि फेफड़ों पे जो है अपना प्रभाव डालती थी। तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है एक सार्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? यानी कि जो 4 ऑप्शन है इसमें एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो समुद्र तल को नहीं छूती है। तो यहां गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई इनकी छूती है, पर यहां पर आप देखते हैं हरियाणा, हरियाणा जो राज्य है दोस्तों, इसका जो तल है वो समुद्री सीमा को या समुद्री तल को नहीं छूता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे पूर्व प्रधानमंत्री, इनका जो समाधि स्थल है दोस्तों वो कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विजय घाट, जो कि कहां पर है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, विजय घाट कहां पर है? ये न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो जोड़ती है लाल सागर से भूमध्य सागर को या भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है, बात एक ही है, चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो, तो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन सी? स्वेज नहर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है दीन ए इलाही धर्म किससे संबंधित है? दीन ए इलाही धर्म जो है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये
अकबर से संबंधित है। ठीक है, ये जो धर्म है दीन इलाही धर्म, इसको अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने शुरू किया था। वर्ष की बात की जाए तो ये भी नॉलेज के लिए आप लिख लेंगे, 1582 में इसकी शुरुआत की थी अकबर ने। किसकी? दीन इलाही धर्म की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर किसे कहा जाता है, या पत्तन नगर कौन सा है? ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये एक है लोथल। ठीक है, लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। ठीक है, एक चीज ये भी नोट डाउन करिएगा, ये पॉइंट भी, कि लोथल जो है एकमात्र बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। क्या था? बंदरगाह। ठीक है, सिंधु सभ्यता का, ये भी चीज नोट डाउन करिएगा। कई बार पूछ लेता है कि एकमात्र सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन था, तो लोथल। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो यात्री था ये था चीन का। ठीक है, कहाँ का यात्री था, कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, ठीक है, इनके शासनकाल में जो है ये आया हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछ लेता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, ये क्वेश्चन भी घुमा के पूछा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर, सहरिया जनजाति पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सहरिया जो जनजाति है दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में जो आपका राजस्थान है यहां पर पाई जाती है। और सहरिया जो जनजाति है राजस्थान के अलावा दोस्तों कहां पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सहरिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। पर चारों ऑप्शनों में राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को जो दर्शाया जाता है वो लाल रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से? लाल रंग से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ है 1885 में। ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। कब हुआ? 1885 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है, एस्कीमो के घर बने होते हैं। एस्कीमो के घर जो बने होते हैं दोस्तों वो बने होते हैं बर्फ से। ठीक है, एस्कीमो के जो बर्फ से बने होते हैं घर, एस्कीमो के जो घर बने होते हैं वो होते हैं बर्फ से। एक चीज और, जो एस्कीमो है इसे और क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया हो, इग्लू। इग्लू भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा नहीं जाता आपसे कि इग्लू का घर किससे बना होता है, तो बर्फ से बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो इन चारों ऑप्शन में जो विशाखापट्टनम है दोस्तों, ये जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। ठीक है, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम 100% राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है दोस्तों वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सी? क्षिप्रा नदी। ठीक है, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ये दोस्तों रेलवे प्लस एसएससी दोनों एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज और, यहां पर मैं दो डिफरेंट चीजें बताऊंगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कथक और कथकली में। ठीक है, अगर कथकली लिख के आ रहा है दोस्तों तो केरल लगाएंगे आप लोग, और अगर कथक आ जाए कथक तो ये किसका है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक, और कथकली ये केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो दो राज्यों की राजधानी है? तो यहां पर दोस्तों चंडीगढ़ ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब, ठीक है, इन दो राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा और पंजाब याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मेगस्थनीज राजदूत था। मेगस्थनीज राजदूत था तो किसका राजदूत था? तो ये था दोस्तों यूनानी एक राजा थे, सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस थे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो थे यूनान के राजा थे, यूनानी राजा थे जिनका राजदूत था मेगस्थनीज। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों मेगस्थनीज। एक चीज और, ये जो मेगस्थनीज था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये दोस्तों किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये
भारत आया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? ठीक है, पहले तो आप ये जानेंगे कि खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो ये दोस्तों भगवान के सेवक, इसका मतलब होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है खुदाई खिदमतगार का भगवान के सेवक। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। वर्ष की बात की जाए तो 1929 में इसकी शुरुआत की थी या स्थापना की थी। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसकी? खुदाई खिदमतगार की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो किसको आय होती है दोस्तों? ये होती है जिला परिषद को। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। किसे होती है? जिला परिषद को होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा चावल भारत में किस राज्य में होता है? ठीक है, किस स्टेट में होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सर्वाधिक जो चावल होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है, किस राज्य का आता है, ये भी नॉलेज के लिए आप लोग जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो दूसरा जो राज्य आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पंजाब। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। भारत द्वारा प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया हुआ, छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट। याद रखना है आपको। कौन सा था दोस्तों? जो भारत द्वारा लॉन्च किया गया या छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह वो था आर्यभट्ट। ठीक है, वर्ष की बात की जाए 1975 में इसे लॉन्च किया गया था या छोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहां है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सेंट्रल रेलवे का जो कार्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे। कहां पर है दोस्तों? मुंबई में। और इस स्टेशन का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, याद रखेंगे। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत में रबड़ उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो रबड़ का उत्पादन है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है दोस्तों केरल में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर होगा। यहां पर क्या होगा? केरल बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां पर केरल आपका 100% राइट आंसर है। एक चीज और, बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। चलिए, ये तो बात है भारत की। भारत में जो अग्रणी राज्य है सर्वाधिक रबड़ उत्पादन का वो है केरल। पर पूरे विश्व में पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश है वो कौन सा है? पूरे विश्व में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि पूरे विश्व में जो सबसे सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूरी डेट आप लोग याद करना चाहते हैं तो इसकी जो पूरी डेट होगी वो होगी 24 अक्टूबर। ओसीटी पूरी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी। ठीक है, याद रखिएगा। यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात। पर यहां पर एक क्वेश्चन बहुत ही अलग बनता है। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? यहां तो है प्रथम महिला, पर यहीं पर अगर लिखा जाए प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो संयुक्त राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। ठीक है, और सिर्फ महिला की बात की जाए तो एनी बेसेंट। पर अगर भारतीय महिला की बात की जाए
तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट जो थी, इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, तो ये भारत की नहीं थी, ठीक है, पर प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। पर प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसको अच्छे से अपने नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो प्रतिवर्ष दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अब हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ये जो बुक है, ये जो पुस्तक है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछी गई है। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, सभी तरह के एग्जामों में ये पूछा गया है। यहां तक कि यूपीएससी से लेकर ये जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी में ये पूछा गया है, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? ठीक है, गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, जयदेव। ठीक है, हिंदी कवि जयदेव जो हैं वो गीत गोविंद के रचयिता हैं। लगभग 12वीं सदी में जो है इस पुस्तक को लिखा गया था जयदेव द्वारा, गीत गोविंद। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। तो ये थे टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले। क्वेश्चन कैसे लगे हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।